क्लास में सबसे पहले पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई डेट। ई डेट जिसको कि हम एग्जैक्ट डेट या एंड ऑफ द डेट भी बोलते हैं, या ईओ मंथ एंड ऑफ द मंथ बोलते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है कि एक डेटा दिया, हमने एक पॉलिसी ली है आज के दिन जो कि 100 दिन का था। इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको फंक्शन बताया था, दैट इज डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। कुछ नहीं करना था, आज की डेट में नंबर ऑफ डेज, इसमें कुछ नहीं, अर्थमेटिकल फंक्शंस यूज हुए, अर्थमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ, आपको पता चल गया कि 100 दिन आपका कब पूरा हो जाएगा। लेकिन किसी ने बोला कि 100 महीना का है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डेट में 100 मंथ कैसे जोड़ेंगे। जैसे मैं एक ही मंथ की बात करता हूँ, 11 तारीख में एक दिन जोड़ दोगे तो 12 तारीख हो गई, लेकिन 11/10/2022 में अगर नंबर ऑफ मंथ को जोड़ना है तो आपको ई डेट पे आना पड़ेगा। ध्यान देंगे, ई डेट जब करेंगे तो स्टार्ट डेट और वहाँ पे डेज जुड़ते थे डायरेक्ट में, यहाँ पे मंथ जुड़ता है। फिर भी ये आंसर आपको नंबर में आएगा, बस खाली इसकी फॉर्मेट आपको चेंज कर देना है, दैट्स इट। कि आज 11 अक्टूबर है तो एक महीने बाद 11 नवंबर। आपने बोला था 100 का एग्जाम्पल दिया था कि 100 दिन के बाद हमारी डेट जो होगी वो 19/1/2023 होगी, जबकि 100 मंथ के बाद हमारी डेट 11 फरवरी 2031 होगी। समझ में आ गया? ईओ मंथ, ईओ मंथ का देखिए सिंटेक्स बिल्कुल सेम कह रहा है, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, बिल्कुल सेम, लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ई फॉर एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्टली 100 महीने के बाद, या एक ही महीने एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एग्जैक्टली आज से एक मंथ बाद 11 नवंबर हो। बट ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ, एक महीने जोड़ने के बाद उस महीने की आखिरी तारीख। इसका यूज नॉर्मली एक इकलौता फंक्शन है जिसका कि यूज हम लोग पता करने में होते हैं कि कौन सा महीना 30 का होगा, कौन सा 31 का होगा। ये एक, जैसे आपसे बोला जाएगा कि आपको एक चार्ट बनाना है, यहाँ पे इस तरह से आपको एक चार्ट बनाना है या एक टेबल बनाना है जिससे पता चल जाए कि कौन से महीने में कौन सा, सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दे दिया क्वेश्चन फॉर्मेट में कि जो डेट मैं लिख दूँ यहाँ पे, कोई भी एक डेट हमें लिखना है पहला, तो हमें इसकी आखिरी तारीख पता चल जाए, आखिरी तारीख पता चल जाए। तो कैसे चलेगा कि 30 का है कि 28 का कि 31 का है? अभी तक तो हम लोग ये सिस्टम से चले हैं, जनवरी फरवरी या डायरी देख के चले हैं। हमारे पास एक्सेल में भी तो कुछ होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ईओ मंथ लगा देते हैं, एंड ऑफ द मंथ। तो स्टार्ट डेट ये लेते हैं और कॉमा 1 करते हैं। ध्यान देंगे, 1 जनवरी में एक जोड़ेंगे महीना, तो ये तो फरवरी दिखाएगा ना, ये तो फरवरी का निकला, यानी कि थोड़ा एक स्टेप वो जाएगा ये नहीं। अब यहीं पे क्या कर देंगे, हम बोलेंगे कि तुम एक काम करो, रो ले लो, रो ऑफ A1। तो रो ऑफ A1 करेंगे तब थोड़ा डायनेमिक हो गया, बट अभी भी प्रॉब्लम है कि जनवरी के सामने फरवरी बता रहा है। अब इस रो से पहले -1 कर लें, यानी 1 - 1 तो 0 और 2 - 1 तो 1। इतना कर दिया तो क्या हो गया, इसके सामने इसकी एक्चुअल वाली डेट पता चल गई। लॉजिक समझ में कि हमें एक टेबल जनरेट करना था कि कौन से महीने में आखिरी तारीख क्या है, 30 है, 31 है, 28 है। तो यहाँ से आप चेंज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2000 कर दिया, देखिए 29 का पड़ेगा, लीप ईयर में आ जाता है फरवरी। बाकी तो लोग जानते हैं, इसमें भी जानते ही हैं, बट कोई ऐसा फॉर्मूला हमें डायनेमिक बनाना है जहाँ पे इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो इकलौता फंक्शन है ईओ मंथ जहाँ पे यूज हो सकता है, अदरवाइज ई डेट का ज़्यादा यूज होगा। और डेट प्लस नंबर ऑफ डेज और डेट माइनस नंबर ऑफ डेज का तो कॉन्सेप्ट समझ में आता ही है, ये प्लस में ले जाएगा और ये माइनस में ले जाएगा। यस, आओ। बताया तो, हाँ, कहीं कहीं पे क्या होता है ना, आपने देखा होगा ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट होता है, ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट होता है।
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस महीने की आखिरी तारीख तक दे सकते हो। अगर मान लो आपकी 18 तारीख ड्यू डेट है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको 12 दिन का और टाइम दे देंगे। तो ड्यू डेट में से एंड ऑफ द मंथ का यूज हो जाएगा कि एग्जैक्ट तो ये था, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना जा सकते हो। बट ये कॉन्सेप्ट सब जगह पे नहीं लगेगा। जिसका ड्यू डेट 1 तारीख होगा तब तो उसको पूरे 1 महीने का ड्यू डेट एक्सटेंड टाइम में लिया, वैसे केस के लिए यूज नहीं हो सकता। जहाँ 15 दिन का दे सकते हैं -15 कर देंगे, इसमें से -15 कर देंगे तो 15 दिन पहले उसका ड्यू डेट निकल आएगा। इसके बाद अगर हम लोग अपने सिलेबस पे ध्यान दें तो हमने पहला कॉलम पूरी तरीके से, फर्स्ट कॉलम हमने पूरी तरीके से कर लिया है, सेकेंड कॉलम हमने पूरी तरीके से कर लिया, और वी लुकअप वाला कॉलम हमने पूरी तरीके से कर लिया है। अगर आपको याद हो तो देखिए यहाँ पे एक इज वाले फंक्शन कुछ होते हैं। ये 7-8 फंक्शन बहुत ही बेसिक है, कर लिया तो भी रिवाइज कर देते हैं और नहीं किया तो भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो नाउ कम टू दिस। इज वाले जितने फंक्शन हैं, लेन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इज वाले जितने फंक्शन हैं इसका आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ इज एरर, इज एरर, क्या इसमें कोई एरर नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, तो फॉल्स। इज ब्लैंक, क्या ये सेल आपको ब्लैंक नजर आ रहा है? नहीं। इज ऑड, क्या ये सेल के अंदर कोई ऑड नंबर पड़ा हुआ है? इज इवन, क्या इस सेल के अंदर कोई इवन नंबर है? नहीं, फॉल्स। इज टेक्स, जो वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो क्या ये टेक्स है? नहीं। इज नंबर, जो वैल्यू सेलेक्ट करो क्या ये नंबर है? एक तो ये सारे के सारे 6 जो हैं आपके हो गए इज वाले। अब आता है कि अगर आप ब्लैंक वाले केस में इक्वल्स टू इज ब्लैंक के अंदर में रियली आपने किसी ब्लैंक सेल को रेफर किया है, सो यू विल गेट ट्रू। एरर कब आता है? कि जब हम कोई रॉन्ग फॉर्मूले यूज करते हैं या सिंटेक्स में एरर करते हैं। कभी आपने रोमन यूज किया है? रोमन एक फंक्शन है जो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को रोमन में कन्वर्ट कर देता है। 35 को ऐसे लिखा जाता है, 12 को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आपने कुछ ऐसा लिख दिया तो देखो एरर आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ इस सेल के बारे में, इज एरर, क्या इस सेल के अंदर कोई एरर है क्या? तो आप बता रहे हैं हाँ इसमें एरर है। क्यों है? ये नहीं, एक्सरे हमें ये नहीं बताता कि कौन सी बीमारी है। एक्सरे सिर्फ ये बताता है कि भाई कौन सी हड्डी टूटी है, उसका इलाज नहीं है। एक्सरे सिर्फ कंफर्मेशन है कि हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। टूटी है तो अलग इलाज होगा, नहीं टूटी है तो अलग इलाज होगा। तो एरर है या नहीं है को बताता है इज एरर। और अगर एरर है तो क्या करें, उसके लिए है इफ एरर, जो कि हमने इफ एरर वे लुकअप के साथ कर लिया। तो इसी के ऊपर देखेंगे एक इफ एरर नाम का भी फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी एक वी लुकअप के साथ बहुत बारी इसका यूज किया हुआ है। तो ये भी फंक्शन आपका ऑफिशियली हो चुका है इफ एरर। हमने लेन कर लिया है, एक बनता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। दो नंबर्स हैं, दो टेक्स्ट है और दो सिंबल है। जब तक एग्जैक्टली दोनों सेम नहीं होगा तब तक ये फॉल्स बताएगा। ध्यान देंगे, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकेंड वैल्यू, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। सेकेंड वाला क्या होना चाहिए? फॉल्स। और थर्ड वाला भी फॉल्स, क्योंकि ये केस सेंसिटिव भी होता है। अगर हम इसको सेम कर दें तो देखिए ट्रू बनेगा, इसको भी हम सेम कर दें तो ट्रू बनेगा। तो एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। ये तो पता ही है आपको, लेन मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ सेल। फिर भी देखना चाहेंगे तो इक्वल्स टू लेन ऑफ दिस करते हैं कि इसमें कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हमारे 8 कैरेक्टर इन्वॉल्व इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने बहुत बेसिक वाला पार्ट, बिल्कुल बेसिक है, जो हमें बिल्कुल जानना ही चाहिए, ये होता है। फिर आती है ट्रांसपोज फंक्शन। ट्रांसपोज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन भी है और ऑप्शन भी है। अगर आपके पास कोई वर्टिकल डेटा है, अगर कोई आपके पास वर्टिकल डेटा है, तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए इसको ट्रांसपोज नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे तो यू विल गेट द डेटा। एक होता है पेस्ट स्पेशल में भी ट्रांसपोज होता है कि कॉपी कर लीजिए और पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर लीजिए तो भी हो सकता है। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो ऑप्शन हो रहा है ये 365 या लेटेस्ट वर्जन होगा तभी चलेगा, नहीं तो 2007, 10, 13 में नहीं चलेगा ये ट्रांसपोज। तब वहाँ पे एज ए एरे फंक्शन किया जाता है। यस, एरे फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी, यही तो प्रॉब्लम था, आज ना 4 है तो 4 सेलेक्ट कर लो, अगर 4000 होगा कि 40,000 होगा कि 39,000 होगा, उतने सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उतना डेटा सेलेक्ट करेंगे तब आप ट्रांसपोज लगाएंगे, उसके बाद उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, बंद करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, तब होता है। तो ये तो लेटेस्ट है, तो इसमें एरे से भी आंसर आता है, बिना एरे का भी आंसर आता है। लेकिन अगर आपके पास 365 से पुराना है, 10, 13, 7, तब आपको एरे के थ्रू करना पड़ेगा, नहीं तो पेस्ट स्पेशल के थ्रू करना पड़ेगा। और अगर आपके पास लेटेस्ट है तो कुछ करना ही नहीं है, ट्रांसपोज है ही अपने पास ऑप्शन। 3 फंक्शन होता है, एक फंक्शन का नाम है लार्ज, एक का नाम है स्मॉल और एक का नाम है रैंक। सपोज हमारे पास कोई एक डेटा है जिसमें से आपको पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आप मैक्स या मिन का यूज करके आंसर बता सकते हो कि सर सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है इस रेंज के अंदर ये वाली है, और हमने बोला सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है तो ये वाला है। ये तो कोई भी बता सकता है। सवाल उठता है किसी ने आपको अगर ये पूछ दिया कि सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तब आपको लार्ज आना चाहिए, क्योंकि लार्ज कहता है एरे। उसके बाद कहता है के मतलब पोजीशन, 1 का मतलब दिस इज द लार्जेस्ट वन, सो दिस इज सिमिलर टू मैक्स। बट नेक्स्ट में अगर 2 कर देते हो तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। इसी तरीके से 3 कर देंगे तो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू। इसको प्रैक्टिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि आप एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें से टॉप 10 वैल्यू कौन कौन सी है। तो इक्वल्स टू लार्ज लगाएंगे, एरे ये हो गया, चूंकि आप नीचे खींचोगे तो फ्रीज कर दोगे और 1 कर दोगे तो सिर्फ ये पहली ही खींचता रहेगा बार बार। लेकिन मेरे को 10 चाहिए, तो इसी 1 को याद कीजिए वी लुकअप रो, जब हमने रो से डायनेमिक किया था उस तरीके का ये फंक्शन को यहाँ पे लगा देंगे। तो एक लार्ज के साथ देखिए रो लगाने से आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन कि टॉप 10, टॉप 15, टॉप 9, टॉप 10 जितना भी करना है, इसी के जगह पे स्मॉल लगा देंगे तो स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल का कॉन्सेप्ट कहता है जैसे लार्ज है वैसे स्मॉल है। स्मॉल कहता है कि जो रेंज है आपका उसमें से पहली पोजीशन मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, बट इफ यू वांट टू फाइंड द सेकेंड लोएस्ट वैल्यू सो यू हैव टू पुट जस्ट सेकेंड, यू विल गेट द सेकेंड लोएस्ट वैल्यू। तीसरा होता है रैंक। हमें पता है कि ये सारे एम्प्लॉय हैं, आपके सहकर्मी हैं और ये सबकी सेल्स है, बट ये वाली सेल्स आपकी है, बट आपको ये नहीं पता कि आपसे कितने लोग ज़्यादा हैं कितने लोग कम हैं। अगर आपका रैंक यानी आपकी पोजीशन पता चल जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितने लोग आपसे ज़्यादा हैं कितने लोग कम हैं। सो दिस इज द रैंक। अंडर रैंक यू हैव टू चूज द नंबर एंड रेफरेंस में यू हैव टू चूज द रेंज। सो इस डेटा में इस वैल्यू की 10वीं पोजीशन है, अगर ये आपकी वैल्यू है तो ये समझ लो कि आपसे 9 लोग का स्कोर ज़्यादा है और कितने लोगों का कम है, तो 9 का कम है और 54 टोटल डेटा है तो लगा लो 54 माइनस 10 44, 43 लोग ऐसे होंगे जो आपसे कम स्कोर वाले होंगे और 9 लोग आपसे ज़्यादा, आप 10वीं पोजीशन पे हैं। यस, जो रैंक फंक्शन है, मेरे ख्याल से आपका लेटेस्ट में डायरेक्टली रैंक फंक्शन आ गया।
बट शायद एक्सेल जो पुराना है उसमें रैंक डॉट ए नहीं भी आता है, आता है, हैं? रैंक डॉट ए भी आता है। नहीं नहीं, वो अलग है, दो फंक्शन है रैंक के। देख तो रैंक के ऊपर रैंक भी है, रैंक ई क्यू है, रैंक है, मैं सिर्फ रैंक की बात कर रहा हूँ, रैंक है सब में। रैंक आपको 7 में भी मिल जाएगा। तो मैंने नोटिस नहीं किया होगा, बट मेरे को रैंक ईक्यू और रैंक हाँ, वो शुरू में आता है ना, इसलिए लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, टैब डालने का आदत होता है ना। बट आपको नीचे ड्रॉप में देखेंगे कि रैंक 2007 में भी है। तो सर जो ये वाला रैंक है वो मतलब जो हमारी काउंटिंग होती है सीक्वेंस वाइज उसमें चलेगा। टॉप टू बॉटम, रैंक मीन्स टॉप टू बॉटम। बट इफ़ यू वांट कि आप रिवर्स में जाना चाहते हो तो देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है, दैट इज ऑर्डर, दैट इज ऑप्शनल। इफ़ यू गो फॉर 1 तो ये हो गया उल्टा, और अगर आप 0 करोगे तो हो गया सीधा, और कुछ नहीं करोगे तब भी पर सीधा, यानी ऑप्शनल है ये पार्ट। तो हम लोग ऑप्शनल ही चलते हैं, क्योंकि रैंक का मतलब ये कोई बोलेगा नीचे से मैं फर्स्ट किया तो थोड़ी ना चलता है। फर्स्ट मतलब सबकी नज़र में तो यही होता है कि अपने स्कूल में फर्स्ट किया है, या आपने टॉप स्कोरर हो, टॉप परफॉर्मर हो। तो ये ऑर्डर ऑप्शनल दिया है, यू कैन अप्लाई और यू कैन जस्ट स्किप। तो देखिए ये लार्ज, स्मॉल और रैंक, ये 3 फंक्शन और भी मिल गए आपके। कॉनकैटिनेट ऑलरेडी आप जानते हैं, और फाइनेंशियल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। इसका फाइनेंशियल फॉर्मूला का किसी भी दूसरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। इन सब का तो थोड़ा बहुत लेना देना भी रहता है कहीं कहीं, इसका तो बिल्कुल भी नहीं है लेना देना। ये सब पूछता भी नहीं है। हाँ पूछता, अगर आप फिनांस बैकग्राउंड से होते हैं ना तो हो सकता है पूछता, लेकिन ये ऐसे जनरल, एज ए जनरल बहुत काम का चीज़ है, हमें पता चल सकता है कि हमने जो पॉलिसी ली रखी है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत सारा एनालिसिस आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब आती है 4-5 फंक्शन यहाँ पे है, इसको हम लोग फिलहाल कवर अप कर लें, क्योंकि ये सारे बेसिक फंक्शन हैं। तो बेसिक जिस दिन होती है उस दिन तो 15-20 तो हो ही जाएगा आराम से, 40-45 मिनट में। अब आती है सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, फाइंड, सर्च एंड रिपीट। इसमें से सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के बदले। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, और राम के बदले में लिखना है श्याम इज ए गुड बॉय। यू हैव टू चेंज द नेम। होशियार बंदा तो यहीं पे आके डबल क्लिक करके चेंज कर देगा, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया फंक्शन से करो तो आपके पास 2 फंक्शन है, एक सब्स्टिट्यूट है, एक रिप्लेस है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट से करके दिखाता हूँ, ये बहुत आसान है। सब्स्टिट्यूट कहता है टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, फिर बोलता है कि जो पुराना वाला टेक्स्ट है वो लिखो, और फिर बोलता है नया वाला जो टेक्स्ट है वो लिखो। बस इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब के बदले में, इसके बदले में, राम के बदले में श्याम आ गया। केस सेंसिटिव होता है, यस। अगर आपने गलती से अंदर में राम में कैपिटल आर कर दिया तो ये राम राम ही रह जाएगा, श्याम नहीं हो पाएगा। ये केस सेंसिटिव है, ये याद रखिए। जबकि रिप्लेस पोजीशन सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है। अगर हमें रिप्लेस से करना होता ये काम तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। रिप्लेस में सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट का मतलब ऐसा नहीं कि राम है, इसका पूरा सिंटेक्स ही अलग है। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है पूरा का पूरा टेक्स्ट। फिर बोलता है कि जिस वर्ड को बदलना चाहते हो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, स्टार्ट नंबर। जैसे लेफ्ट राइट मिड में स्टार्ट पोजीशन था ना, वैसे स्टार्ट पोजीशन क्या है, राम का तो स्टार्ट पोजीशन 1 ही है। कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हैं जिसको चेंज करना है 3। और फिर बोलता है कि क्या क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम है ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये पोजीशन सेंसिटिव है। यहाँ पे कुछ भी होता है ना 3 लेटर का उस सबको, क्योंकि इसको राम से कोई लेना देना नहीं है, पहला 3 डिजिट यहाँ पे कुछ भी होता है। जैसे राम की जगह पे मान लो रॉय होता तब भी पर कर देता, लेकिन देखिए यहाँ इसको नहीं मिला, रॉय, राम खोज रहा था तो रॉय को रॉय ही रहने दिया, बट यहाँ अभी भी कर चुका है ये 3 लेटर का कोई भी वर्ड होता ये। तो दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, ये पोजीशन बेस्ड होता है और ये केस सेंसिटिव होता है। यूज ये ज़्यादा होता है, सब्स्टिट्यूट का यूज ज़्यादा होता है, रिप्लेस का यूज थोड़ा कम होता है। वो नहीं है ये,
नहीं, कंट्रोल जी मतलब रिप्लेस, तो पूरे डेटा में किसी नाम को किसी नाम के साथ रिप्लेस करना, कंट्रोल एफ कंट्रोल जी नहीं, कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ कंट्रोल एच, कंट्रोल जी ले जाएगा आपको हाइपरलिंक पे ले जाएगा कंट्रोल। ये देखिए गो टू स्पेशल पे ले गया ना, यहाँ पे गो टू स्पेशल पे ले जाता है कंट्रोल। इसके बाद आ जाता है अपने पास फाइंड और सर्च। कुछ आइडिया है फाइंड सर्च के बारे में? क्या देता है ये फाइंड, हमें क्या रिटर्न देता? एग्जैक्टली, फाइंड और सर्च दोनों ही हमें पोजीशन देता है किसी की। जैसे हमने बोला कि तुम मेरे को फाइंड करके दो क्या, ए को, किस में, इसमें। ये बताता है कि ये जो फाइंड किया आपने ए, ये 8वें नंबर पे। सेम कहता है सर्च कि आप हमें क्या दो, सर्च। देखिए सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, कहाँ, इसमें। तो फाइंड और सर्च में क्या होता है कि किसी भी कैरेक्टर का किसी एक सेल के अंदर उसकी पोजीशन देता है कि 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे ए। बट पहला वाला जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर गलती से आपने फाइंड में कैपिटल ए दिया जो कि आपके सेंटेंस में है ही नहीं, एरर आ जाएगा। लेकिन सर्च में अगर कैपिटल ए भी दोगे तब पेपर ढूंढ निकालता है। तो हमारे लिए सर्च थोड़ा सा कॉमन और थोड़ा आसान ऑप्शन है, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो रियल टाइम में आप अननोन डेटा पे ज़्यादा काम करेंगे, तो सर्च हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन कहीं पे हमें सिक्योरिटी रीजन से यूज करना है, कोई फंक्शन बनाना है, तो फाइंड से हम केस सेंसिटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं कैपिटल ए डाले तभी वो हो, तो उस केस के लिए फाइंड हमें ज़रूरत पड़ेगी। रिपीट आज का सबसे आसान फंक्शन है। रिपीट मतलब किसी भी वर्ड, टेक्स्ट, सिंबल को रिपीट करना। आप रिपीट में REPT लिखते हो और किसी भी चीज़ को जिसको रिपीट करना है उसको डबल कोट के अंदर लिख दीजिए। जैसे मैं राम का नाम रिपीट करवाना चाहता हूँ 10 बार, तो देखिए 10 बार राम लिखा है। रिपीट करना चाहता हूँ मैं सिंबल को 15 बार, 14 बार, तो 14 बार लिखा जाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ कोई नंबर, अगर सिर्फ नंबर है तो आपको डबल कोट के अंदर डालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर टेक्स्ट या सिंबल है तो डबल कोट के अंदर डालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सिंबल नहीं है, नंबर है और डबल कोट में डाल दिया तो क्या होगा? एज ए टेक्स्ट समझेगा और सिंटेक्स में टेक्स्ट ही मांग रहा, तो कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, वो 11 डिजिट आपको 1 का मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्लेस फंक्शन। सो देखा आपने कि नहीं करते करते भी 22 फंक्शंस के बारे में अभी हमने जिक्र किया है, जिसमें से ये दोनों हमारा करा हुआ था, बाकी सब नया। तो 20 फंक्शन 22 फंक्शन बेसिक में कहीं नहीं जाता है। लेकिन वहीं देखिए वी लुकअप पे हम लगे तो 4 दिन तक, 5 दिन तक वी लुकअप ही चला। फाइनेंशियल एनालिसिस पूरा 4 ही फंक्शंस को पढ़ने में पूरा 1.5 घंटे का टाइम लगा। तो ये उस हिसाब से टाइम आपका कंज्यूम होएगा।